नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आज मारुति सुजुकी के बारे में बात की जाए। ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है और आजकल काफी चर्चा में है, खासकर उनके नए कदमों को लेकर। हाँ बिल्कुल, काफी हलचल है मारुति को लेकर। और हाल ही में स्टॉक मार्केट में भी इनके शेयर को लेकर काफी गर्मी देखने को मिली है। शेयर भागा है, नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पूरी कहानी की गहराई में उतरा जाए, आखिर चल क्या रहा है इस कंपनी के अंदर। हाँ, जरूरी है समझना। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मारुति की रसोई में पक क्या रहा है, उनकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ईवी वो कैसी है, फैक्ट्रियों में क्या नया हो रहा है और भविष्य के लिए क्या प्लान्स है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। हाँ, और बाजार इसे कैसे देख रहा है, ये भी अहम है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, बाजार के जानकार जो नुक्ताचीनी करते वो इस सब के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या ये निवेश के लिए अच्छा मौका है या सिर्फ हवा है। चलिए शुरू करते हैं इसकी चीरफाड़। तो सबसे पहले जिस चीज का सबको इंतजार था, मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा। हाँ, ई विटारा बड़ा कदम है कंपनी के लिए ईवी स्पेस में। सालों से लोग पूछ रहे थे मारुति ईवी कब लाएगी, लीजिए अब आ रही है। बिल्कुल, ये मारुति के लिए एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक मोड़ है। इस ई विटारा के लिए गुजरात में जो उनका एसएमजी मतलब सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट है, वहां करीब 2200 करोड़ रुपए का तगड़ा निवेश किया गया है। 2200 करोड़ सिर्फ इस एक मॉडल के लिए। ये तो दिखाता है कि वो इसे लेकर कितने सीरियस हैं। हाँ, ये सिर्फ नाम के लिए ईवी लॉन्च नहीं कर रहे, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर बनाने की पूरी तैयारी है। और प्रोडक्शन का क्या लक्ष्य रखा है, कितनी गाड़ियां बनाएंगे। प्लान ये है कि पहले साल यानी शुरुआती 12 महीनों में ही 70,000 से ज्यादा यूनिट्स बना डालेंगे। भी जाएगी। यही बात और दिलचस्प हो जाती है, ये गाड़ी सिर्फ भारत में नहीं बिकेगी, इसे यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजारों समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने का प्लान है। 100 से ज्यादा देश, ग्लोबल लेवल पे टक्कर देने का इरादा है। बिल्कुल, ये मारुति की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं को भी साफ दिखाता है। लेकिन विदेशों में बेचने पर मुनाफा कैसे सुनिश्चित करेंगे। अक्सर एक्सपोर्ट में मार्जिन का इश्यू रहता है ना। अच्छा सवाल है। इसके लिए उन्होंने खास रणनीति अपनाई है। विदेशों में इसे कॉस्ट प्लस बेसिस पर बेचा जाएगा। कॉस्ट प्लस आसान भाषा में कहें तो गाड़ी बनाने की जो भी लागत आएगी उस पर एक तय मुनाफा जोड़कर कीमत तय की जाएगी। घाटे का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, इससे ये पक्का हो जाएगा कि ईवी तारा ईबिट लेवल पर ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले के मुनाफे के स्तर पर फायदेमंद रहे। और ये तब भी होगा अगर इसमें सरकार की पीएलआई स्कीम का फायदा न भी जोड़ा जाए। अच्छा, पीएलआई के बिना भी प्रॉफिट। ये तो मैनेजमेंट की तरफ से एक साफ संकेत है कि वो ईवी सेगमेंट में सिर्फ घुस नहीं रहे, बल्कि शुरुआत से ही इसे टिकाऊ और मुनाफे वाला बिजनेस बनाना चाहते हैं। एकदम सही। अच्छा, तो ई विटारा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक सोची समझी ग्लोबल और प्रॉफिट फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। ये हुई गाड़ी की बात, लेकिन आपने एसएमजी प्लांट का जिक्र किया गुजरात में। गाड़ी तो वहीं बनेगी, तो जाहिर है वहां भी कुछ बड़ा चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ गाड़ी ही नहीं, गाड़ी बनाने के तरीके में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। एसएमजी प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। अभी ये सालाना 0.75 मिलियन यानी 7.5 लाख गाड़ियां बना सकते हैं। 7.5 लाख? हाँ, जिसे वित्त वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट सालाना करने का लक्ष्य है। 10 लाख गाड़ियां एक ही प्लांट से, ये तो जबरदस्त क्षमता विस्तार है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नई क्षमता सिर्फ ईवीज के लिए होगी या कुछ और भी खास है इसमें? यहीं पर टेक्नोलॉजी और भविष्य की प्लानिंग का असली खेल नजर आता है। ये जो नई प्रोडक्शन लाइन लग रही है वो फंजिबल होगी। फंजिबल ये क्या होता है भाई, कोई फैंसी शब्द लग रहा है। फैंसी तो है पर काम का भी है। फंजिबल का मतलब है कि ये लाइन किसी एक तरह की गाड़ी बनाने के लिए फिक्स नहीं होगी। जरूरत के हिसाब से इसी एक लाइन पर आप पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां बना सकते हैं। अच्छा, इसी पर ईवी विटारा जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकते हैं और इसी पर हाइब्रिड गाड़ियां भी बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल। फैक्ट्री भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार। कल को अगर ईवी की डिमांड आसमान छूने लगे तो ज्यादा ईवी बना लो, अगर हाइब्रिड का जमाना आ जाए तो हाइब्रिड बना लो, एक ही लाइन पे सब कुछ। हाँ, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ये मारुति को बाजार की बदलती मांग के हिसाब से तेजी से ढलने की ताकत देगा, बिना बार बार नई लाइनों में भारी निवेश किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस नई लाइन में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल होगा। हम बात कर रहे हैं IoT 4.0 की। IoT 4.0 इंटरनेट वाली चीजें, फैक्ट्री में इंटरनेट। हाँ, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि फैक्ट्री की मशीनें, रोबोट्स, सेंसर्स सब आपस में जुड़े होंगे और लगातार डेटा भेजते रहेंगे। अच्छा, इस डेटा का रियल टाइम में विश्लेषण करके प्रोडक्शन प्रोसेस को और बेहतर बनाया जाएगा, गलतियों को कम किया जाएगा। ये लाइन बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड होगी। तो इसका फायदा क्या होगा, क्या हासिल होगा इससे? 2 बड़े फायदे। पहला, गाड़ियों की क्वालिटी बेहतर होगी, वर्ल्ड क्लास लेवल की। ठीक है। दूसरा, जब क्वालिटी सुधरेगी और गलतियां कम होंगी तो वारंटी पर होने वाला खर्च भी कम होगा। हाँ, ये तो है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि मारुति की वारंटी कॉस्ट शायद अपने प्रतिस्पर्धियों से भी कम हो सकती है। अच्छा, ये तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के मुनाफे के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। समझ गई। बेहतर क्वालिटी, कम खर्च और भविष्य के लिए तैयार प्रोडक्शन लाइन, फैक्ट्री लेवल पर भी मारुति पूरी तैयारी में है। अब इसे बैटरी वाली कहानी से जोड़ते हैं। सुनने में आया है कि सुजुकी ग्रुप की एक और कंपनी बैटरी के मामले में भी कुछ बड़ा कर रही है। TSDG नाम है शायद। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए TSDG यानी तोशिबा डेंसो सुजुकी ग्रुप के रोल को देखना बहुत जरूरी है।
ये तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का जॉइंट वेंचर है और इन्होंने भारत में गुजरात में ही लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 4,270 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। 4,270 करोड़ सिर्फ बैटरी बनाने में? ये तो ई-विटारा के निवेश से भी ज्यादा है। हाँ, साफ है कि सिर्फ गाड़ी नहीं, बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी कंट्रोल चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। TSTG फिलहाल अपनी बैटरी सेल बनाने की क्षमता बढ़ा रही है, लेकिन खासतौर पर हाइब्रिड गाड़ियों के लिए। हाइब्रिड गाड़ियों के लिए, ईवी के लिए नहीं ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये दिलचस्प है। वो अपनी हाइब्रिड बैटरी सेल बनाने की क्षमता को 18 मिलियन सेल सालाना से बढ़ाकर 30 मिलियन सेल सालाना कर रहे हैं। 18 मिलियन से 30 मिलियन? हाँ, ये लगभग 67% की बढ़ोतरी है। और वो भी हाइब्रिड के लिए? तो इसका मतलब साफ है, एक तरफ ई-विटारा जैसी फुल ईवी ला रहे हैं, दूसरी तरफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी जोर बढ़ा रहे हैं। ये तो दोनों नावों पर पैर रखने वाली बात हुई। क्या सोच रहा है मैनेजमेंट? सही विश्लेषण है। ये मैनेजमेंट की सोची समझी रणनीति लगती है। वो मान रहे हैं कि भारत जैसे बाजार में एकदम से सब कुछ इलेक्ट्रिक नहीं हो जाएगा। निकट भविष्य में हाइब्रिड गाड़ियों की भी बहुत अहम भूमिका रहेगी, शायद ईवी से भी ज्यादा। तो वो ईवी रेस में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड में अपनी मजबूत पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तरह से बाजार के अलग अलग सेगमेंट्स को साधने और रिस्क को कम करने की कोशिश है। वो किसी एक टेक्नोलॉजी पर अपना सारा दाव नहीं लगा रहे। ये बात तो सोचने वाली है। ईवी का हल्ला तो बहुत है, पर शायद हाइब्रिड ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता हो सकता है बीच में। खैर, ये सब जो बड़े बड़े प्लान्स और निवेश हो रहे हैं, नई ईवी, फ्यूचर प्रूफ फैक्ट्री, बैटरी क्षमता में इजाफा, इसका असर शेयर बाजार पर तो दिखना ही चाहिए था ना? क्या हाल है स्टॉक का? असर बिल्कुल दिख रहा है और काफी जोरदार दिख रहा है। पिछले सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में ही शेयर करीब 4% चढ़ गया है। अच्छा, सिर्फ 5 दिन में 4%? हाँ, और अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो पिछले 1 महीने में लगभग 20% का रिटर्न दिया है इसने। 1 महीने में 20%? बाप रे! और थोड़ा लंबा देखें तो? 6 महीने में करीब 24% और इस साल यानी जनवरी से अब तक लगभग 32% का शानदार रिटर्न मिला है निवेशकों को। 32%? और अभी हाल ही में 28 अगस्त 2025 को शेयर ने 14,895 रुपए का अपना नया 52 वीक्स का हाई भी बनाया है। मतलब जबरदस्त तेजी का माहौल है स्टॉक के आसपास। वाह, 32% रिटर्न इस साल, ये तो कमाल का प्रदर्शन है। तो मतलब निवेशक तो खुश हैं, लेकिन जो बाजार के एक्सपर्ट्स हैं, ब्रोकरेज हाउस वगैरह, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो भी इतने ही उत्साहित हैं? क्या ये खरीदने का सही समय है? यहाँ कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। एक जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने ई-विटारा लॉन्च और इन सब डेवलपमेंट्स के बाद भी स्टॉक पर अपनी खरीदें मतलब बाय रेटिंग तो बनाए रखी है। अच्छा, बाय रेटिंग तो है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत है। फिर पेज कहाँ है? पेज है उनके टारगेट प्राइस में। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 14,300 रुपए का। खरीदो, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि अभी का भाव उसके हिसाब से वाजिब कीमत से ज्यादा है। ये क्या गोलमाल है भाई? गोलमाल नहीं, ये स्टॉक मार्केट की आम बात है। इसका मतलब ये है कि एनालिस्ट कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य को लेकर तो आशावादी हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी सही दिशा में जा रही है, इसीलिए बाय रेटिंग। हाँ। लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि हाल की जबरदस्त तेजी के बाद शेयर की कीमत शायद थोड़ी ज्यादा भाग गई है। मतलब फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कहानी अच्छी है, लेकिन दाम थोड़ा महंगा हो गया है फिलहाल। बिल्कुल। 14,300 रुपए का टारगेट प्राइस ये इशारा करता है कि उनके विश्लेषण के हिसाब से लंबी अवधि में शेयर का ये भाव ज्यादा तर्कसंगत लगता है। तो ये निवेशकों के लिए एक तरह की चेतावनी भी है ना? कि मौजूदा ऊंचे स्तरों पर नया निवेश करने में थोड़ी सावधानी बरतें, भले ही लंबे अवधि का नजरिया अच्छा हो। शायद थोड़ा इंतजार करना या गिरावट पर खरीदना बेहतर हो सकता है उनके हिसाब से। समझ गए, लॉन्ग टर्म में बुलिश, शॉर्ट टर्म में कॉशियस। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, मारुति का ईवी और हाइब्रिड दोनों पर दांव, मैन्युफैक्चरिंग को सुपर फ्लेक्सिबल और हाईटेक बनाना, बैटरी में आत्मनिर्भरता की कोशिश, ग्लोबल बिक्री और मुनाफे पर फोकस, फिर स्टॉक का रॉकेट की तरह भागना और एक्सपर्ट्स का खरीदो लेकिन संभल कर वाला नजरिया, ये सब मिलाकर कंपनी के भविष्य और मैनेजमेंट की सोच के बारे में क्या बड़ी तस्वीर उभरती है। देखिए, अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो साफ दिखता है कि मारुति सुजुकी भविष्य के ऑटोमोबाइल बाजार के लिए बहुआयामी तैयारी कर रही है। वो सिर्फ ईवी की लहर पर सवार नहीं हो रहे, बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में भी अपनी बादशाहत कायम रखना चाहते हैं। मैनेजमेंट शायद ये मान रहा है कि भविष्य किसी एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि मिक्स का होगा, कम से कम भारत में। सही बात है। मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश, एसएमजी प्लांट का विस्तार, फंजिबल लाइन, आईओटी 4.0, ये उनकी एफिशिएंसी, क्वालिटी और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता को दिखाता है। टीडीएसजी के जरिए बैटरी पर पकड़ बनाने की कोशिश उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और लागत कम करने की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, ई-विटारा का ग्लोबल प्लान और कॉस्ट प्लस मॉडल ये दिखाता है कि मैनेजमेंट सिर्फ गाड़ियां बेचने पर नहीं बल्कि उनसे अच्छा मुनाफा कमाने पर भी ध्यान दे रहा है। ब्रोकरेज की रेटिंग इसी सकारात्मक दिशा की पुष्टि करती है, लेकिन साथ ही मौजूदा ऊंचे वैल्यूएशन पर उंगली भी उठाती है। हाँ, जो बताता है कि बाजार शायद इन अच्छी खबरों को पहले ही कीमत में शामिल कर चुका है। तो ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट काफी सधे हुए कदम उठा रहा है। वो अपनी पुरानी ताकतें जैसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, किफायती इंजीनियरिंग, इनको छोड़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी जैसे ईवी, हाइब्रिड, आईओटी इनके साथ मिला रहे हैं। ये एक मैराथन की तैयारी लग रही है, ना कि 100 मीटर की दौड़ की। हाँ बिल्कुल, कहाँ पैसा लगाना है, कितना बनाना है, कहाँ बेचना है और कैसे कमाना है, मैनेजमेंट के फैसलों में ये सब साफ दिख रहा है। एक संतुलित और सोची समझी रणनीति नजर आती है। हाँ, वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अगले 5 सालों में बढ़ते कंपटीशन के बीच उनकी ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। हाँ,
क्या वो ईवी में नए खिलाड़ियों को टक्कर दे पाएंगे? क्या हाइब्रिड पर उनका दांव सही साबित होगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मारुति सुजुकी ईवी की दुनिया में ईवी टारा के साथ धमाकेदार एंट्री कर रही है, अपनी फैक्ट्रियों को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रही है और दिलचस्प रूप से ईवी के साथ साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा दांव खेल रही है। हाँ। स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल किया है और एक्सपर्ट्स भी मोटे तौर पर पॉजिटिव हैं। बस थोड़ी सी चिंता मौजूदा महंगे भाव को लेकर है। मतलब साफ है, मारुति बदलते ऑटो जगत में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद सबको सोचना चाहिए। मारुति ईवी और हाइब्रिड दोनों में इतना भारी निवेश कर रही है, लोगों के मन में क्या है? अगले 5 सालों में भारतीय कार बाजार में मारुति के लिए कौन सी चाल ज्यादा कामयाब रहेगी? बिल्कुल, यही सवाल हम अपने श्रोताओं के सामने रखना चाहेंगे। ये सोचने वाली बात है कि अगले 5 साल में मारुति सुजुकी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सफल साबित हो सकती है। ए, उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर यानी ईवी टारा और आने वाली दूसरी ईवीज, या बी, उनका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर फोकस जैसा कि टीएसजी की बढ़ती बैटरी क्षमता और मैनेजमेंट की रणनीति से लगता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग क्या सोचते हैं। इस पर राय जानना दिलचस्प होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंशियल इनसाइट्स और बाजार की गहरी समझ के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।